नमस्कार मित्रों, भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य महामालिका में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स रहेंगे। इस दृक्श्राव्य माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारत देश के बारे में जो सपना देखा था, वो सपना मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये जो चरण है एपिसोड 48, ये चरण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो अभूतपूर्व योगदान है, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के नाते उनका जो महान योगदान है, वो 10 एपिसोड्स में मैं पेश कर रहा हूं। उसमें का ये अंतिम एपिसोड है, एपिसोड 48। और इस एपिसोड में जो पिछले एपिसोड में शुरू किया था, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख अंग है, उनके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधिमंडल, ये तीनों अंगों की जो पावर्स है, उसको अलग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलग करती है, और अलग करते हुए भी ये तीनों में सामंजस्य कैसे रहेगा, इस बात को संविधान सुनिश्चित करता है। देश के जो अंग है, राष्ट्र के जो अंग है, वो सारे, उनको जो सत्ता प्राप्त होती है, पावर प्राप्त होता है, वो जनता से प्राप्त होता है, और वो जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। हर एक अंग, चाहे कार्यपालिका हो या विधिमंडल हो या न्यायपालिका हो, ये तीनों भी कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की निर्मित है, और ये तीनों का अस्तित्व उन्हीं के संविधान की वजह से ही इनका अस्तित्व है। ये संविधान है जो सुनिश्चित करता है कि उनके पावर्स क्या रहेंगे, और उनकी आपस में कैसे बंध अनुबंध रहेगा, इसको भी संविधान सुनिश्चित करता है। और उससे भी आगे जाके ये तीनों अंगों का जनता से क्या रिश्ता होगा, वो भी सुनिश्चित करता है भारत का संविधान। ये तीनों जो अंग है, ये तीनों में फाइन बैलेंस जिसको कहते हैं, ये तीनों में सामंजस्य रखना बहुत जरूरी होता है। कार्यकारी मंडल हो या विधिमंडल हो या न्यायपालिका हो, इन सबको दूसरे अंगों का जो कार्यक्षेत्र है, उसके बारे में, उसके प्रति आदर रखना चाहिए, और उनके साथ काम करना चाहिए संविधान के मर्यादा के अंदर। और जब भी कुछ मतभेद की बात आती है, तो उस मतभेद को मिटाने का काम कैसे किया जा सकता है, ये भी सुनिश्चित किया है भारतीय संविधान ने। पहले हम संघ रचना की बात करते हैं। भारतीय संविधान का जो पहला आर्टिकल है, वो हमारे देश का वर्णन करता है, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो कहता है कि हमारा भारत देश ये राज्यों की यूनियन है। वो उसे फेडरेशन नहीं कहता है,
और डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसका कारण भी बताया था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो फेडरेशन है वो राज्यों का फेडरेशन नहीं है, वो राज्यों का यूनियन है। इसलिए क्योंकि वो अविध्वंसनीय है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। हमारी संविधान की एक विशेषता ये है कि वो पूरी तरह से फेडरल भी नहीं है और पूरी तरह से वो यूनिटरी भी नहीं है। आमतौर पर हमारा संविधान ये फेडरल रूप धारण करता है आमतौर पर, लेकिन जब अपवादात्मक स्थिति आ जाती है तो यही संविधान यूनिटरी स्वरूप धारण कर लेता है, अपना फेडरल स्वरूप छोड़ के यूनिटरी स्वरूप धारण कर लेता है। ये जो लचीलापन है ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है, ये मेरा मानना है। अब हम कार्यपालिका की तरफ जाते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्यों की कार्यपालिका। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान है, उसने जो मॉडल अडॉप्ट किया है, जिस मॉडल का स्वीकार किया है, वो है ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का मॉडल। ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार का कैबिनेट सिस्टम। और अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे ये बहुत अलग है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। भारतीय प्रजासत्ताक जो है उसमें राष्ट्रपति की उसके निर्माण का प्रावधान है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, राज्यपालिका के कार्यकारी मंडल के वो नाम मात्र प्रमुख होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं, वो देश के सही सच्चे प्रमुख होते हैं। और बहुत सारी ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को किसी प्रकार से अधिकार अपने हाथों में लेने का कोई रास्ता संविधान में नहीं रखा गया है। लेकिन एक बात है जहां राष्ट्रपति, आमतौर पर तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का जो सलाह होगा उनसे मशविरा करके सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का उनका जो सलाह होगा वो नकारा जा सकता है। कौन सी सिचुएशन है? अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो बैठते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनका चुनाव होता है 5 वर्ष के टर्म के लिए और उनकी नियुक्ति की जाती है वो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इलेक्शन द्वारा, चुनाव द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। और महाभियोग लगा के अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए महाभियोग, इम्पीचमेंट चलाना पड़ता है और उसका भी प्रावधान किया गया है। पार्लियामेंट ये कर सकता है। और राष्ट्रपति के साथ में ही उपराष्ट्रपति के पद का भी निर्माण कैसे किया जा सकता है, उसका चुनाव कैसे होता है, उनके अधिकार क्या रहेंगे, ये सारी बातें भी संविधान में स्पष्ट रूप से रखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, वो निर्देश करता है कि एक मंत्रिमंडल रहेगा जिसके प्रमुख रहेंगे प्रधानमंत्री और वो सलाह देंगे राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उनके सलाह के अनुसार वो और मंत्रीगण को भी नियुक्त करेंगे। आमतौर पर प्रेसिडेंट जो है वो जिस राजनीतिक दल को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलती है लोकसभा में, उसके नेता को आमतौर पर राष्ट्रपति जी आमंत्रित करते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं, और प्रधानमंत्री फिर उसके बाद में अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं और उन्होंने उसके बारे में जो सलाह मशविरा हो जाता है प्रेसिडेंट के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ, उसके बाद मंत्रिमंडल के और सदस्यों की भी नियुक्ति हो जाती है। प्रधानमंत्री ये बहुत ही अहम स्थिति में होते हैं और प्रधानमंत्री के पास जो पावर स्ट्रक्चर है, पूरा सत्ता की रचना है, उसके केंद्र में है प्रधानमंत्री। जहां तक राज्यों का ताल्लुक है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में होता है उसी का प्रतिबिंब राज्य में भी होता है। वहाँ राष्ट्रपति होते हैं केंद्र सरकार के प्रमुख और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे केंद्र सरकार का काम चलता है उसी प्रकार से राज्यों का काम भी चलता है। गवर्नर जो होते हैं राज्य के गठनात्मक प्रमुख होते हैं, उनको नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, और जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वो गवर्नर बन के, राज्यपाल बन के रह सकते हैं। और उनके जो पावर्स है, जो राष्ट्रपति जी के केंद्रीय सरकार में जो अधिकार होता है उसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानात्मक अधिकार ये गवर्नर यानी कि राज्यपाल को राज्य के बारे में होता है। अब चलते हैं जुडिशियरी की ओर, न्यायपालिका की ओर। न्यायपालिका जो है हमारी, उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है। उस रचना का जो पिरामिड है उसके सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके नीचे स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स होते हैं हर एक स्टेट में। उसके नीचे जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और उसके भी नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और उसमें ये भी आता है एक्सक्लूसिव, जो विशेष उनका कार्यक्षेत्र है वो ये है कि जब भी केंद्र सरकार और किसी राज्य में कोई मतभेद हो जाता है, एक राज्य और दूसरा राज्य ये दोनों में मतभेद हो जाता है, अगर राज्यों का एक गुट और बाकी राज्य या तो केंद्र सरकार इनमें कुछ मतभेद हो जाता है, तो इन सब मामलों में दखल देने का काम, समस्या को सुलझाने का काम ये सुप्रीम कोर्ट करता है। और एक जो उनके पास विशेष अधिकार है वो ये है कि भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकार की रक्षा करना, ये भी काम सुप्रीम कोर्ट का है। यहाँ एक बात पर गौर करना चाहिए, वो ये है कि और देशों में जहाँ फेडरल सिस्टम है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर केंद्र की न्यायपालिका और राज्यों की न्यायपालिका ये अलग अलग होती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऊपर से नीचे तक एक ही न्यायपालिका है। और डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना है, और मैं उनको उद्धृत कर रहा हूँ, वो कहते हैं, और इंग्लिश में वो कोट कर रहा हूँ, द इंडियन फेडरेशन दो अ ड्यूअल पॉलिटी हैज नो ड्यूअल जुडिशियरी एट ऑल। तो हमारे यहाँ जो रचना है उसमें केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसमें भेद है। वैसे ही हमारी जो न्यायपालिका है
उसमें ऐसा भेद नहीं है केंद्रीय न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका। हमारे देश में सारी न्यायपालिका ही ये एक ही न्यायपालिका का हिस्सा है। उसमें कोई अलगाव नहीं है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक ही न्यायपालिका है जिसके सर्वोच्च स्थान पर होता है सुप्रीम कोर्ट और सबसे नीचे होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब विधिमंडल की बात करते हैं। केंद्रीय विधिमंडल यानी कि संसद और राज्य का विधिमंडल। हमारे देश में यूनियन ऑफ इंडिया जो है, भारत की जो यूनियन है, उसमें 28 राज्य है आज के दिन में, और उसमें 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको संविधान के पहले शेड्यूल में दर्शाया गया है। और भारत का जो भूभाग है उसे राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें विभाजित किया गया है। जब कोई भी राज्य कानून बनाता है तो वो कानून सिर्फ उस राज्य में लागू हो जाता है। संसद जो कानून करती है वो पूरे देश को या देश के किसी भी भूभाग को लागू हो सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटर पावर जिसको कहेंगे, उसके 3 हिस्से किए गए हैं। 3 अलग अलग लिस्ट है। एक तो यूनियन लिस्ट, मतलब ये जो लिस्ट है उसमें करीबन 100 सब्जेक्ट विषय दिए हुए हैं। यूनियन लिस्ट में जो 100 के आसपास जो विषय दिए गए हैं, उस विषयों पर कायदा कानून बनाने का काम सिर्फ संसद कर सकती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, राज्यों की लिस्ट। इस लिस्ट में करीबन 70 विषय है, जहां इन विषयों पर राज्य अपने कायदे कानून बना सकता है। तीसरा जो लिस्ट है, जिसको समवर्ती लिस्ट कहा जा सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें करीबन 50 विषय है, और उस विषयों पर दोनों को, संसद को और राज्य के विधिमंडल को, दोनों को उसमें कायदा करने का अधिकार जरूर है। यहां आप नोट कर लीजिए कि राज्यों को जो विषय दिए गए हैं उसमें उनको पूरी स्वतंत्रता है। अपने अपने राज्य में उनको जो विषय दिए गए हैं उनके बारे में कायदा करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। लेकिन इसको भी याद रखना चाहिए कि जो विषय, जो क्षेत्र केवल राज्यों के लिए आरक्षित किया गया है, उसमें भी पार्लियामेंट कायदा कर सकती है। कुछ विशिष्ट परिस्थिति में जरूर कायदे कर सकती है। और जब कभी स्टेट्स सामने आते हैं, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स, राज्य सामने आते हैं और कहते हैं कि हमें केंद्र की जरूरत है और केंद्रीय कायदा ऐसे होना चाहिए, हमारे यहाँ वो कायदा होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। केंद्र वो भी संसद जरूर कर सकती है। हमारे देश का जो संसद है उसमें राष्ट्रपति आते हैं और 2 सभागृह आते हैं। राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और लोकसभा, जो होम ऑफ द पीपल, लोगों का सभागृह होता है। ये दोनों सभागृह जो है संसद के, ये दोनों को सारे क्षेत्र में, लगभग सारे क्षेत्र में समान अधिकार है। अपवाद एक ही है, उन्हें फाइनेंशियल मैटर्स जो है, वित्तीय बातें जो है, उसमें उनको अधिकार नहीं होता है। वो अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास होता है। तो राज्यसभा के जो अधिकार है
उसमें आप देखेंगे कि जो मर्यादा है राज्यसभा की, उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती है, नाकारा नहीं जा सकता है। इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस ऑन द मनी बिल। उसकी सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर राज्यसभा कोई बिल उनके पास आता है और वो 14 दिन तक अगर उस पर निर्णय नहीं करती है, तो बाय डिफॉल्ट ये तय हो जाता है कि वो बिल दोनों सभागृहों ने पारित कर दिया है, ऐसे माना जाता है। कोई बिल सामने जो आता है वो मनी बिल है या नहीं, ये सुनिश्चित करने का अधिकार लोकसभा के सभापति को होता है, स्पीकर को होता है। और राज्यसभा जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर चर्चा जरूर कर सकती है, लेकिन वो डिमांड फॉर ग्रांट्स जो होती है उसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है तो उस पर वोट देने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा का महत्व कुछ कम है। हाँ, मनी बिल वहां नहीं आ सकते हैं, लेकिन लगभग सारे मामलों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिकार समसमान है। और जब तक कोई भी नॉन फाइनेंशियल बिल जो होगा वो जब तक दोनों सभागृहों में पारित नहीं होता है तब तक उसका कायदा नहीं बनता है। इसका मतलब है राज्यसभा का महत्व भी असाधारण है। लोकसभा के इतना ही उनका महत्व है, कुछ मामलों में उन्हें थोड़ा सा कम महत्व है, लेकिन आमतौर पर कहा जा सकता है कि दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रही बात केंद्रीय विधिमंडल की। राज्य में जो विधिमंडल होता है वहां पर बस उसी का प्रतिबिंब नजर आता है, लेकिन एक फर्क होता है, हमारे सारे राज्यों में 2 हाउसेस नहीं है। विधानसभा और विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है। कुछ राज्यों में सिर्फ एक सभागृह होता है, दोनों सभागृह नहीं होते। ये एक बात छोड़ के जो केंद्रीय लेवल पर हो जाता है, जो संसद के लेवल पर हो जाता है, उसी का प्रतिबिंब राज्य के विधिमंडल पर हो जाता है और वहां वो प्रतीत हो जाता है। पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, यह हमारी लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो भी मूल्य भाव है, जो भी भारत के लोगों की आकांक्षाएं संविधान में प्रतीत हो गई है, उन सबको कार्यान्वित करने का साधन है पार्लियामेंट। हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था जो है वो है संसद। और हमारे देश के संविधान में जो मूल्य भाव है, जो आदर्श हमारे संविधान में व्यक्त किए गए हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं हमारे संविधान में प्रतीत हो गई है, वो सबको कार्यान्वित करने का काम ये संसद करती है, अलग अलग कायदे बना के। और ये बात संसद का जो अंतिम महत्व है वो सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। महात्मा गांधी जी ने भारत को प्रजासत्ताक होने के बहुत पहले 1931 में अपने एक भाषण में कहा था
किस प्रकार का संविधान चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा संविधान चाहिए जिसमें गरीब में से जो गरीब होगा उसको भी ये महसूस होना चाहिए कि देश को बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में मैं हिस्सा ले रहा हूं, ये उसको महसूस होना चाहिए। मैं ऐसा संविधान चाहता हूं जहां उच्च नीच का भेदभाव नहीं होगा। मैं ऐसा संविधान देखना चाहता हूं जहां भारत के सब लोग पूरी सामंजस्य के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये कहा था महात्मा जी ने 1931 को, जब भारतीय संविधान का पहला मसौदा संविधान के सामने रखा गया। तब उस पर बोलते वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में जो थे, उन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा था कि चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, चाहे संविधान कितना भी विस्तृत हो, अगर वो गलत हाथों में है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही कभी नहीं हो सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो, संविधान के जो मूल्य है, उस मूल्यों को बढ़ावा देने का काम ये ऐसे लोगों के हाथ से कभी भी नहीं हो सकता है। मित्रों, हमारे देश में जो आबादी है, दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश अगर कोई होगा तो है भारत देश। पिछले वर्ष तक चाइना हमारे देश के आगे था लोक आबादी के मामले में, लेकिन अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है भारत देश। हमारे देश में जो 140 करोड़ से ज्यादा नागरिक है, यह सबको इकट्ठा रखने के लिए, इनको सबको बांधे रखने के लिए क्या एक चीज है। यह सब विभाजित है, जात पात में विभाजित है, धर्म में विभाजित है, भाषाओं में विभाजित है, प्रदेश में विभाजित है। ये सारे विभाजनों के बावजूद भी इन सबको इकट्ठा बांधने वाली क्या एक बात क्या है? वो एक बात है भारतीय संविधान। और मित्रों, हम सब लोगों को इस बात का फक्र होना चाहिए कि दुनिया में हमारे संविधान की बहुत तारीफ हो गई है। इसलिए नहीं कि वो लोकतांत्रिक है, इसलिए भी नहीं कि वो निधर्मी है, और इसलिए भी नहीं कि वो प्रजासत्ताक है। वो इसलिए है कि वो सर्वसमावेशक समाज के निर्मिति का सपना यह संविधान देखता है। इस बात से हमारे संविधान की बहुत तारीफ दुनिया भर में हो गई है। मित्रों, इस एपिसोड के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो भारतीय संविधान के प्रधान शिल्पकार के रूप में जो महनीय योगदान दिया है, उस पर चलाई हुई बात अब खत्म होने को आती है। और पिछले 10 एपिसोड में, 10 चरण में, 39 से लेकर एपिसोड 48 तक 10 एपिसोड में इस बात की चर्चा हमने की है, उसके बारे में मैंने बात की है। यहां ये जो पहलू है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, वो समाप्त तो होता है, लेकिन आगे चलकर उनके और भी जो कुछ पहलू बचे हैं, उन पहलुओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगा अगले एपिसोड में, और जो बचे हुए एपिसोड्स हैं उन सारे एपिसोड्स में। तो मित्रों, मेरी बात को यहीं पर विराम देता हूं। फिर मिलेंगे हम जल्द ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।